हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं ईडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए टेट और टीचिंग एग्जाम्स के सभी लेक्चर्स को देखने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, संज्ञानात्मक अधिगम और अनुभवजन्य अधिगम यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कॉग्निटिव लर्निंग की आज के इस लेक्चर में बात होगी, जो कि टेट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया है, जो कार्ल रैनसम रॉजर्स, ये इनका नाम था। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने ये बोला कि जो अधिगम प्रक्रिया के बारे में बताया कि अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए ही इन्होंने जो अनुभवजन्य सिद्धांत है, जिसे एक्सपीरियंशियल थ्योरी कहते हैं, वो इन्होंने प्रतिपादित की थी। और इन्होंने इस सिद्धांतों में कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है। कुछ ये बताया है कि जो अधिगम होता है, अधिगम वो दो तरह का होता है। इन्होंने मेनली इस बात पर फोकस किया है, उसको क्लासिफाई किया है और उसको फिर एक्सप्लेन किया है कि क्या कितना इसमें क्या फायदेमंद है और क्या चीजें हैं। तो दो तरह के जो अधिगम इन्होंने बताए हैं वो ये रहे, जो आप देखिए। पहला है संज्ञानात्मक, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव। तो संज्ञानात्मक अधिगम होता है एक, और दूसरा बताया गया अनुभवजन्य अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे हम बोलेंगे, और फर्स्ट को बोलेंगे कॉग्निटिव लर्निंग। तो ये दोनों ही आपने सुने होंगे नाम कहीं ना कहीं। कॉग्निटिव लर्निंग से रिलेटेड कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं और काफी जाना माना शब्द है संज्ञानात्मक। तो यहां पर अब सबसे पहले समझ लेते हैं संज्ञानात्मक को। तो संज्ञानात्मक अधिगम का अर्थ ये है, संज्ञान का मतलब हमने बहुत अच्छे से समझा है पहले। संज्ञानात्मक विकास को यहां हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये बताता हूं मैं आपको कि यहां पर कि संज्ञानात्मक अधिगम इस चीज से जुड़ा हुआ है कि हम आज अगर कोई चीज देख रहे हैं और हमने उसको देखा और उससे जो हमें अनुभव मिला, हमको जो ज्ञान मिला, बेसिकली उस ज्ञान को हमने जो पहले सीखा है उस ज्ञान से कैसे जोड़ रहे हैं और उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं नए कॉन्सेप्टों को समझने में, नए कॉन्सेप्ट गढ़ने में, नया सृजन करने में। तो एक तरह से सिंपल प्रोसेस यही होती है। इसमें आप काफी चीजें जुड़ी होती हैं, वो यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ इस पर फोकस नहीं है हमारा। हमारा फोकस अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की तरफ बढ़ना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है संज्ञानात्मक विकास का या संज्ञानात्मक अधिगम का, और इसलिए इसमें सूचनाओं और जानकारियों को किस तरह से ग्रहण किया जा रहा है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं और उनको समझ रहे हैं, और कितना हम स्मरण पर बहुत महत्व दिया जाता है, मेमोरी से रिलेटेड चीजें, क्योंकि हम पहले की चीजों को किस तरह से याद करते हैं, पूर्व के ज्ञान को उसको जोड़ते हैं, तो वो विश्लेषण, स्मरण, ग्रहण करना, ये सब चीजें इसमें बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाती हैं और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन्होंने ये बताया है, जो इन्होंने ये सिद्धांत को गढ़ा है रॉजर्स ने, उन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक अधिगम को जब तक हम उपयोग में नहीं लाएंगे तब तक ये अपने आप में पूरी तरह निरर्थक है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम इस संज्ञानात्मक अधिगम की बात कर रहे हैं तो इसमें हम जानते हैं कि मेमोरी कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी हमने जो पहले सीखा है उसको जोड़ना कितना जरूरी है, और उसको कनेक्ट करते हुए, विश्लेषण करते हुए उस ज्ञान को ग्रहण करना, नया सृजन करना कितना जरूरी है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको उपयोग में ना लाएं, अगर हम आज जो सीख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से जो सीख रहे हैं और पहले के ज्ञान को उससे ना जोड़ें, उन चीजों को मेमोरीज में से ना लाएं, तो क्या ये कुछ फायदा देगा? ये बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि इसकी जुड़ाव ही यही है, इसका आधार ही यही है कहीं ना कहीं। तो इन्होंने ये कहा है कि इस अधिगम का मुख्य आधार और प्रयोजन सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए इन्होंने कुछ चीजों से बताया कि जैसे कि हम गणित हो, भूगोल हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, घटनाएं हो, ऐसा इन सभी में इस तरह के अधिगम को उपयोग करते हैं। बिकॉज क्योंकि आपने देखा होगा, आपने अगर ऐतिहासिक चीजें पढ़ी हैं या भौगोलिक या गणित पढ़ा है, तो आपने जो कॉन्सेप्ट पहले की क्लासेस में समझे हैं वो कॉन्सेप्ट ही आगे उपयोग किए जाते हैं। अगर आपने जोड़ना घटाना पहली दूसरी क्लास में समझा है, तो वो जोड़ना घटाना आगे की कक्षाओं में आपको बड़े बड़े सवालों में उपयोग होगा। तो ये फैक्ट नहीं बदलते। बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य है, जो फैक्ट्स हमको बताए गए हैं, जो चीजें हैं, उस ज्ञान को हम आगे कैसे उपयोग कर रहे हैं, तो इन चीजों से जुड़ा होता है। ये काफी फैक्ट पे डिपेंडेंट हो जाता है कहीं ना कहीं ये अधिगम। तो इनका ये कहना है कि ये इसी तक लिमिटेड है और इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति से है। इसका जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या कौशल हैं या व्यक्तिगत तौर पर इसमें हमें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शैक्षिक रिलेटेड है संज्ञानात्मक अधिगम। अगर हम पॉइंट 2 बात करें तो
तो ये था संज्ञानात्मक अधिगम। अब अनुभव जन्य को थोड़ा समझते हैं, जो मुख्यतः इन्होंने इस पर फोकस किया है रोजर्स ने। अनुभव जन्य में उन्होंने ये बताया है कि कुछ पॉइंट यहाँ पर हम दिए गए हैं, पॉइंट या आप टॉपिक समझ लीजिए इसको, कि अनुभव जन्य जो अधिगम है इसके बारे में कार्ल रोजर्स ने ये बताया है कि यह केवल ज्ञान अर्जन तक लिमिटेड नहीं है। तो जैसा कि संज्ञानात्मक था, इसमें केवल ज्ञान प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था, लेकिन अनुभव जन्य में यह है कि जैसे नाम से स्पष्ट है कि यहाँ अनुभवों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि व्यक्ति अनुभवों के जरिए क्या सीख रहा है और इसी अनुभव जन्य अधिगम के आधार पर उसकी जो संपूर्ण प्रगति है, उसका संपूर्ण विकास है और उसका जो संपूर्ण कल्याण है वो यहां पर होगा। तो बेसिकली अनुभव जन्य यानी कि जो एक हम कह सकते हैं एक्सपीरियंशियल, जितनी चीजें हम अनुभव करते जाते हैं प्रैक्टिकली, आपने देखा होगा, और वो अनुभव के जरिए जो हमको सीखने मिलता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमको ना केवल उस शैक्षणिक गतिविधि में बल्कि अन्य जीवन के पक्षों में भी मदद करता है, इनका ये कहने का मतलब है। तो इससे हमें एक संपूर्णता प्रदान होती है, बच्चे को एक संपूर्ण विकास की तरफ ये ले जाता है। आगे और समझते हैं, समझ में आएगा आपको। अनुभव जन्य अधिगम में अधिगम जो होता है वो व्यक्ति रुचि और तल्लीनता का पूरा पूरा समावेश होता है। क्योंकि देखिए, जब हम एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं कि बच्चों को अनुभव करा रहे हैं, अनुभव के जरिए सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी क्या व्यक्तिगत रुचि है, वो किस चीज में तल्लीन हो जाते हैं, इसका मतलब है खो जाते हैं, और यानी कि उनको बेसिकली उसमें मजा आता है। तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है और ये इसी वजह से ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि बच्चे जब अपनी रुचियों के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी एक्साइटमेंट्स के अनुसार काम करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षण का अधिगम का जो पैटर्न है वो बदल जाता है और सीखने में तो बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है बच्चों को आगे बढ़ने में। इसलिए इस चीज को बोला गया है। अगला है यहाँ पर यह सिद्धांत बताता है कि सभी व्यक्तियों में यहाँ पर एक, हम जानते हैं, स्वाभाविक ही एक अभिलाषा होती है कि हम बहुत ज्यादा विकास करें, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी हो, हम व्यक्ति के तौर पर बहुत अच्छे हों। ये हम सब में स्वाभाविक ही होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं तो दूसरों के सामने खराब साबित हो जाऊं, या मेरी बुद्धि और ज्ञान को कोई सराहे ना, मैं बेवकूफ साबित हो जाऊं। ये बिल्कुल नहीं होता है। हम में स्वाभाविक ये गुण होता है, चाहे हमारी बुद्धि उस लायक ना हो, लेकिन हम में एक गुण तो स्वाभाविक होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को सभी माने और जाने। तो यहाँ पर रुचि और इच्छा को ध्यान में रखते हुए सीखने रहने के पथ पर अग्रसर इसलिए हमेशा रहना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि रुचि और जो आपका इच्छा है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तब जाके एक बेहतर पथ पर आप आगे बढ़ेंगे सीखने के, और इसी के लिए हमें लगातार कोशिश भी करते रहनी चाहिए। तो इन्होंने बेसिकली जो अनुभव जन्य को एक प्रैक्टिकल लर्निंग एक शब्द होता है कि उस पर फोकस कर रहे हैं। ये इनका पूरा सिद्धांत कि कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस से सीखिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाता है और जीवन के अन्य पक्षों में भी मदद करता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो उनका इस पे चल रहा है, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा। क्योंकि जब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस पेपर्स में, तो ये जो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रह जाता है कि भाई अगर ये सिद्धांत किस चीज के बारे में बात करता है, तो जब यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, ये चीज उस टॉपिक से जुड़ी हुई है, इसका ये कॉन्सेप्ट है, ये इससे भटकती है, तो आप ऑप्शन सही सेलेक्ट कर पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप इस चीज को फोकस करें। अगले चीज की तरफ चलते हैं। अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हर सिद्धांत की एक शैक्षिक उपयोगिता को इसलिए बताया जाता है जिससे आप शिक्षा के क्षेत्र से इस सिद्धांत में क्या फायदा होता है वो आप समझ सकें। तो इसका सिद्धांत का क्या फायदा रहेगा वो हम समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स में। पहला दिया गया, यह सिद्धांत अधिगम हेतु उचित रूप से लाभदायक सकारात्मक अधिगम परिस्थितियों का आयोजन करने में सहायक है। इसका अर्थ यह है कि देखिए, जब हम किसी बच्चे की रुचि को समझ रहे हैं, उसको रुचि और आवश्यकताओं को समझते हुए, उसके इंटरेस्ट को समझते हुए हम उसको अनुभव प्रदान कर रहे हैं तरह तरह की एक्टिविटीज के द्वारा, तरह तरह की विधियों के द्वारा, तो ऐसा होगा ही कि ये एक बहुत ही बेहतर स्थितियां निर्मित करेगा सीखने के लिए। आज जो इंटरेक्टिव लर्निंग का ज़माना है और जिस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, तो इसका कारण यही है कि बच्चे इतने शार्प हो रहे हैं क्योंकि उनको वो एक मज़ेदार माहौल मिलता है बेसिकली, और एक्सपीरियंस करने वाला माहौल मिलता है। जैसे पहले के समय में ज़्यादातर किताबों में ही पढ़ाई करवाई जाती थी, लेकिन आज हम इंटरेक्टिव और प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। तो इसकी वजह से एक बेहतर माहौल बनता है, सीखने के लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, और ये हम समझते हैं जो इससे होगा ही होगा। अगली है यहाँ पर, इसकी सहायता से
छात्रों के लिए अधिगम स्रोत और संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो देखिए, अगर आप बच्चों की रुचि और इंटरेस्ट समझ रहे हैं, उनकी किस में तल्लीनता है ये समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से एक्सपीरियंस उनको हम दे सकते हैं, किन किन तरीकों से दे सकते हैं। अब पहले तो ये समझ लिया कि बच्चे की रुचि इंटरेस्ट क्या है और इसे हम कैसे सिखा सकते हैं, तो उसके लिए हम साधन भी खोजेंगे, संसाधन भी खोजेंगे और कोशिश करेंगे उनको व्यवस्थित रखने की। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक बन जाती है कि कहीं ना कहीं हम उन साधनों को ढूंढने में लग जाते हैं, उन विधियों को ढूंढने में लग जाते हैं जिससे कि बच्चों को जो उनके इंटरेस्ट के बेस पर हम सिखा सकें। तो ये बहुत उपयोगी हो जाता है ये चीज़, और हम करते हैं इस चीज़ में। और लास्ट यहां पर दिया गया है, बेहतर सृजनात्मकता का विकास होता है जो कि शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब देखिए, चूंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चों को उनकी रुचि, उनकी तल्लीनता के हिसाब से सिखाने की, और फिर हम इस तरह के उपकरण, इस तरह के साधन संसाधन ढूंढते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को बेहतर क्रिएटिव तरीके से सिखाएं। तो आपने देखा भी होगा स्कूलों में आजकल ये चीज़ फोकस की जाती है। अगर कोई चीज़ किताबी तौर पर समझ में नहीं आ रही है तो हम उनको मार्केट घुमाने ले जाते हैं, फील्ड ट्रिप्स पर ले जाते हैं, या किसी ऐसी म्यूजियम ले जाते हैं बच्चों को। आजकल छोटी क्लासेस ही ऐसा होने लगता है। तो इससे क्या होता है, वो उसको क्रिएटिवली आंखों से विजुलाइज कर पाते हैं और इस चीज़ में एक क्रिएटिव तरीका हो जाता है। कई बार क्लास में टीचर कुछ एक्टिंग करके बताने लगते हैं या किसी नाटक को हम करवा लेते हैं, तो कई बार ऐसी चीज़ों से समझाने में बहुत ज़्यादा सृजनात्मकता इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक्सपीरियंस देते टाइम पे बच्चों को ये चीज़ होती ही होती है, एक क्रिएटिविटी अप्रोच होनी चाहिए, क्रिएटिव, और उसके साथ में हम शिक्षण अधिगम कराते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, शिक्षण अधिगम में एक सृजनात्मकता आ जाती है जो कि बहुत आवश्यक है और बच्चों को बहुत प्रभावित करती है। तो ये शैक्षिक कुछ उपयोगिता बताई गई हैं, बाकी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपको मेन फोकस इस चीज़ पर करना है कि ये अनुभवजन्य है। आपको इस वर्ड से याद रखना है, अनुभवजन्य, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंशियल बात करता है ये। और जो कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो इसी तरफ फोकस होंगे कि अनुभव से किस तरह से, प्रैक्टिकल लर्निंग से किस तरह से बच्चा करके सीखना, जिसे हम बोलते हैं, करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा आपको। सो ये आप यहां पर समझें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप आगे भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए और लेक्चर्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि औरों तक फ्री एजुकेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।